वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हेडलाइंस के साथ शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज। जबरदस्ती वैक्सीनेशन और कोरोना पाबंदियों को खत्म करने का मुतालबा करते हुए कनाडा में ट्रक ड्राइवर्स का मुबैना फ्रीडम कॉन्वॉय जारी। कैनेडियन एहतजाजियों से मुतासर होकर अब फ्रांस में भी लोगों ने निकाला आज़ादी का काफिला। रूस की हाई लेवल 10 दिनों की जंगी मशकों का हुआ आगाज। मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी यूक्रेन की सरहद से करीब किए गए तैनात। यूक्रेन के अहलकारों ने की शदीद मजम्मत। खित्ते में बढ़ेगी मजीद कशीदगी। अमेरिका ने यूक्रेन को 80 टन हथियार भेजने के बाद किया ऐलान। कहा अगले 48 घंटों में रूस कर सकता है यूक्रेन पर हमला। कैफ में भी दाखिल हो जाएंगे रूसी फौजी। अमेरिकी शहरियों से फौरन यूक्रेन छोड़ देने की अपील भी की। हिजाब मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट के अबूरी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तलबा। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब में सुनवाई जल्द करने से फिर किया इनकार। कहा हाईकोर्ट के फैसले का करना चाहिए इंतजार। कर्नाटक में जारी हिजाब तनाज़े के दरमियान बायोटेक की को फाउंडर सुचित्रा एल्ला ने किया ट्वीट। कहा भाई बहन अक़लियती इदारों में पढ़ते थे, सभी को यूनिफॉर्म पहननी होती थी, किसी ने शिकायत नहीं की थी। और गोवा की आवाम से केजरीवाल ने की कांग्रेस को वोट ना देने की अपील। कहा कांग्रेस के एमएलएज आखिर में बीजेपी में हो जाएंगे शामिल। पीएम मोदी पर लगाया झूठ बोलने का इल्जाम। ये थी हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों की तफसील। कोविड-19 वैक्सीन के मैंडेट के खिलाफ नाम निहाद फ्रीडम कॉन्वॉय या आज़ादी का काफिला एहतजाजी तहरीक जिसने कनाडा के दारुल हुकूमत को मफलूज कर दिया है और ये एहतजाज कनाडा अमेरिका बॉर्डर तक फैल गया है। मुजाहिरों ने आलमी सतह पर पॉपुलरिटी हासिल की है और दुनिया के दिगर हिस्सों में भी इसी तरह के मुजाहरे भी शुरू हो गए हैं। 28 जनवरी से गाड़ियों का एक काफिला जिसमें ज़्यादातर ट्रक थे पार्लियामेंट हिल के इर्द गिर्द खड़ा है, जिससे ओटावा के शहर के मरकज में ट्रैफिक में खलल पड़ा है। सैकड़ों गाड़ियों में से बहुत से लोगों ने उस वक्त तक एहतजाज के तौर पर यहां रहने का अज़्म जाहिर किया है जब तक कोरोना की तमाम पाबंदियां बिशमूल मास्क और वैक्सीनेशन मैंडेट खत्म नहीं हो जाते। कैनेडियन ट्रक सवारों से मुतासर होकर फ्रांसीसी मुजाहिरीन भी अब मुबैना आज़ादी का काफिला लेकर जनूबी फ्रांस से रवाना हुए, जो यूरोपीय यूनियन के सदर दफ्तर पेरिस और ब्रसेल्स में इकट्ठा होकर कोविड-19 की पाबंदियों के खात्मे का मुतालबा करेगा। फ्रांस के बहर रूम के साहिल पर वाक़ नीस में तकरीबन 200 मुजाहिरीन पार्किंग में जमा हुए। नीस में मुजाहिरीन ने कहा कि वो दीगर चीज़ों के अलावा अवामी मकामात से वैक्सीन नहीं लेने वाले लोगों को रोकने के क़वानीन को ख़त्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। रूस ने बेलारूस में हाई लेवल की 10 रोज़ा जंगी मशकों का आगाज़ कर दिया है और साथ ही दिफाई अहमियत के हामिल बहर अस्वद की बंदरगाह पर अपने 6 बहरी जहाज़ भी लंगर अंदाज कर दिए हैं। रूस के इन इक़दामात की यूक्रेन के अहलकारों ने शदीद मजम्मत की है। यूक्रेन के अहलकारों ने कहा है कि रूस के इन ताज़ा इक़दामात की वजह से खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ जाएगी। बेलारूस में रूसी जंगी मशकों में हज़ारों की तादाद में फ़ौजी हिस्सा ले रहे हैं, जबकि इलाके में S-400 ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम, पंसेर एयर डिफेंस सिस्टम और Su-35 जेट तैयारों के बीड़े मौजूद हैं। ये जंगी मशक़ें यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ से महज 210 किलोमीटर शुमाल में की जा रही हैं। रूसी वज़ारत दिफा ने कहा है कि क्रीमिया के सोएस्टापोल की बंदरगाह पर 6 बहरी जहाज़ लंगर अंदाज हैं। ये वो इलाका है जिसे रूस ने साल 2014 में ज़म कर लिया था। ये रूसी बहरी जहाज़ फ़ौजियों की नकलो हमल, बख्तरबंद गाड़ियाँ और हथियार पहुँचाने के काम आते हैं। यूक्रेन और रूस के दरमियान मुमकिना जंग के अंदेशे के दरमियान अमेरिका ने यूक्रेन को 80 टन वजनी हथियार भेज दिए हैं। 2 अमेरिकी फौजी तैयारे हथियारों के साथ यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ पहुंचे, जिसकी इत्तला खुद यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने ट्वीट करते हुए दी है। यूक्रेन को बड़ी मकदार में हथियार फराहम करने के बाद अमेरिका ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि रूस आइंदा 48 घंटों में यूक्रेन पर हमला कर सकता है। अमेरिका के मुताबिक रूसी फौज यूक्रेन पर 9 जानिब से यानी 9 अतराफ से हमला कर सकती है। रूसी फौज यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ तक भी पहुंच सकती है।
अमेरिकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन में मुकीम अमेरिकी शहरियों को भी खबरदार किया है। उन्होंने अपने शहरियों पर जोर दिया कि वो जल्द अज जल्द यूक्रेन छोड़ दें। बाइडन ने कहा, हमें दुनिया की सबसे बड़ी फौजों में से एक का सामना है। ये बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल है और सूरत हाल तेजी से बिगड़ सकती है। ईरान ने एक नए मिसाइल का तजुर्बा किया है जिसकी मुबैना रेंज खित्ते में अमेरिकी अड्डों और अपने रिवायती दुश्मन इसराइल के अंदर मौजूद अहदाफ तक बताई गई है। ईरान की सरकारी टीवी ने खबर दी है कि मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर यानी 900 मील है। इस मिसाइल को खैबर शिकन का नाम दिया गया है, जो इस्लाम के इब्तिदाई दिनों में मुसलमान जंगजुओं के ज़ेर कब्ज़ा यहूदी किले के हवाले से है। ईरान की सरकारी मीडिया के हवाले से रिपोर्ट किया गया है कि ये तवील फासले तक मार करने वाला मिसाइल मुकामी तौर पर ईरानी पासदारान इनकलाब ने तैयार किया है। इसके अपने हदफ को दुरुस्त तौर पर निशाना बनाने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है। ये ठोस ईंधन से चलता है और मिसाइल शील्ड्स सिस्टम में घुसने की सलाहियत भी रखता है। ताहम इन मालूमात की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं की गई है। इसराइल का ईरान से करीब तरीन मकाम तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर है। इराक में अमेरिकी फ़ौज के एहलकारों और उसके फ़ौजी कारवानों को हमले का निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। मीडिया ज़राए के मुताबिक हालिया महीनों के दौरान इराक के मुख्तलिफ इलाकों में अमेरिकी फ़ौज के कारवानों पर बारहा हमले हुए हैं। इसके बावजूद अमेरिकी इराक़ी पार्लियामेंट के अमेरिकी फ़ौजियों के मुल्क से बाहर निकलने से मुताल्लिक़ बिल पर अमल दरामद के लिए तैयार नहीं है। अल फरात न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी फ़ौज के एक लॉजिस्टिक कारवां को समावा के इलाके में हमले का निशाना बनाया गया। बता दें कि गुज़िश्ता हफ्ते दीवानिया, ज़िक़ार और सलाहुद्दीन सूबों समेत इराक़ के मुख्तलिफ इलाकों में अमेरिकी फ़ौज के कारवानों पर हमले हुए थे। अमेरिकी सदर जो बाइडन और सऊदी अरब के शाह सलमान ने टेलीफोन पर बातचीत करते हुए आलमी सतह पर तवानाई की कीमतों में गैर मामूली इजाफे के तनाजुर में सप्लाई बढ़ाने से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने इस अज़्म का इजहार किया कि क्रूड ऑयल की सप्लाई में इस्तेहकाम यकीनी बनाया जाएगा। सऊदी अरब खाम तेल बरामद करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। सदर बाइडन और शाह सलमान की ये बातचीत ऐसे वक्त पर हुई जब यमन के हौसी बागी सऊदी अरब पर अपने ड्रोन हमले तेज कर चुके हैं। यूएई के साथ साथ अब सऊदी अरब पर भी यमन के हौसी बागियों के हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। अब खबर है कि सऊदी अरब के अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हौसी बागियों ने ड्रोन हमले का निशाना बनाया। हौसियों के ड्रोन यूनिट ने जुमेरात को जनूबी सऊदी अरब के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर हमले किए हैं। दावा किया गया है कि इस ड्रोन हमले में 4 अफराद जख्मी हुए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते भी हौसियों ने अबू ज़बी के स्ट्रैटेजिक अहदाफ को जुल्फ़िकार मिसाइलों से निशाना बनाया था। यमनी फ़ौज की जानिब से सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट पर हमले से अमेरिका शदीद नाराज़ हो गया है। साथ ही सऊदी इत्तेहाद ने सना पर शदीद बमबारी की धमकी दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के कौमी सिक्योरिटी के मुशीर ने सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट पर हमले पर वाशिंगटन के गुस्से का इजहार करते हुए दावा किया कि उसके जिम्मेदार जवाबदाह होंगे। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर जेक सलवान ने कहा कि सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर यमीनी फ़ौज के हमले की हम मजम्मत करते हैं और वाशिंगटन, रियाज और दूसरे आलमी इत्तेहादियों के साथ मिलकर इस हमले के जिम्मेदारों को जवाबदाह करार दिया जाएगा। उन्होंने अपने बयान में मजीद कहा कि अमेरिका की कौमी सलामती के मुशीर सऊदी अरब के अबहा पर हमले की जिसकी जिम्मेदारी अंसारुल्लाह ने कबूल की है, शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हवाई जहाज़ों में कसरत से सफ़र करने वाले अफराद इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि फ़िज़ाई सफ़र ख्वाह 2 घंटे का हो या 8 घंटों का, इसके मुख्तलिफ मराहिल पहले ही मुसाफिर को थका देते हैं। जहाज़ के उड़ान भरने से पहले सफ़र की ज़रूरी तैयारी, वक्त पर एयरपोर्ट पहुँचना, फिर 2 से 3 घंटे सिक्योरिटी और बोर्डिंग लाउंज में गुजारने का अमल यकीनन आसान नहीं। ज़रा अंदाज़ा करें इन मुसाफिरों के जज्बात का जो सीट पर बेल्ट लगाए बेचैनी से जहाज़ उड़ने का इंतज़ार कर रहे हों और जहाज़ किसी मुसाफिर की हुल्लड़बाजी की वजह से उड़ ना पा रहा हो। अगर आप अमेरिका में रहने वाले किसी शहरी से पूछें तो बहुत मुमकिन है वो इस तजुर्बे से पहले ही गुजर चुके हों, क्योंकि अमेरिका में जहाज़ के सफ़र में ऐसे वाक़यात तकरीबन रोज़ ही पेश आते हैं। अमेरिका को लैंड ऑफ द फ्री यानी आज़ाद लोगों की सरजमीन कहा जाता है, लेकिन बाज़ शहरी इस आज़ादी का कुछ ऐसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं जो दिगर शहरियों के लिए अजियत का बास बन जाता है। ऐसे ही हुल्लड़बाज और दूसरों को परेशान करने वाले मुसाफिरों के खिलाफ कार्रवाई की अमेरिकी एयरलाइंस ने
मांग की है। अमेरिकी फिजाई कंपनीज बेकाबू मुसाफिरों से इस कदर आजिज हैं कि 3 फरवरी को डेल्टा एयरलाइंस के सरबराह एडवर्ड बास्टियान ने अमेरिकी अटॉर्नी जनरल को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने फिजाई सफर में रुकावट पैदा करने वाले मुसाफिरों को नो फ्लाई लिस्ट में डालने की गुजारिश की है। अमेरिका में अपनी नोयत की अनोखी चोरी की वारदात पेश आई है। अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया में एक ग्रोसरी स्टोर कंपनी के फॉर्म से तकरीबन 60,000 शहद की मक्खियां चुरा ली गई हैं। कंपनी ने बताया कि शहद की मक्खियां 28 जनवरी और 30 जनवरी के दरमियान कार्लेसल के इलाके में चोरी हुई। बताया गया है कि शहद की मक्खियां मुकामी फूड चेन का एक लाजमी हिस्सा है जो मक्खियों की घटती हुई आबादी का शिकार है। कंपनी के मुताबिक शहद की मक्खियों की चोरी से कंपनी को इंतहाई मायूसी हुई है। कंपनी अब मिडलसेक्स टाउनशिप पुलिस डिपार्टमेंट के साथ इस वाक़े की तहकीकात में मदद कर रही है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर समाअत की तारीख देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि इसे हाई लेवल पर मत फैलाएं। हम जानते हैं कि क्या हो रहा है, अगर कुछ भी गलत है तो हम इसकी हिफाजत करेंगे। सही वक्त का इंतज़ार कीजिए। बता दें कि हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द समाअत की मांग की गई थी। ये मांग CJI NV रमना की बेंच के सामने की गई थी। कर्नाटक हाई कोर्ट के अबूरी हुक्म को चैलेंज दिया गया था। वहीं इस मामले को लेकर CJI ने पूछा कि हाई कोर्ट का क्या हुक्म है। हम इस मामले में अभी दखल अंदाजी नहीं कर रहे हैं। जब हाई कोर्ट का कोई हुक्म नहीं है तो इंतज़ार करना चाहिए। CJI ने कहा कि हम सभी शहरियों के बुनियादी हुकूक की हिफाजत के लिए बैठे हुए हैं। मुनासिब वक्त आने पर हम सुनेंगे। इस मामले में मुस्लिम तालिबात ने दरख्वास्त दाखिल की है। इस दरमियान कर्नाटक में जारी हिजाब तनाज़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस दरमियान कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक की को-फाउंडर और JMD सुचित्रा एला का भी हिजाब को लेकर बयान सामने आया है। दरअसल सुचित्रा ने एक ट्वीट किया कि मेरे उस्ताद मिसेस हिंगस, मिस्टर फारूक 1960, 17 और 80 एक ही सेंट्रल स्कूल में थे। भाई बहन अक़लियती इदारों में पढ़ते थे। सभी को यूनिफॉर्म पहननी होती थी। किसी ने शिकायत नहीं की थी। सबसे अच्छे दोस्त और टीचर्स मुख्तलिफ रियासतों, इलाक़ों और मज़ाहिब के थे। सीखें, जिएं, प्यार करें और लीड करें। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने आज पार्लियामेंट में PM गति शक्ति के बारे में तफसील बताते हुए कहा कि PM गति शक्ति से मुल्क की तरक्की में मदद मिलेगी। There was a philosophy or a guiding principle of PM Gati Shakti which was put in as one of the ways in which the infrastructure spending from the public hands would be guided. That guidance which comes from the PM Gati Shakti was essentially because we needed to bring in greater synergy. We wanted to bring in greater complementarity between the various infrastructure spending that we are undertaking, because it's not to say that infrastructure spending has never happened in this country. It has happened. But what we find over the decades, that each project by itself, standalone in its nature, hadn't given the benefit or the multiplier which such an investment should have given us. So you brought in a manufacturing zone, or you built a road somewhere, a highway somewhere, but unfortunately the synergy which had to come through hadn't come through, or partly came through, but actually maximization was not possible. And therefore we thought, if there is a greater synergy between all these public expended infrastructure projects that are being created, it should be to the point of maximizing the outcome of
such infrastructure which is getting built at least in the forthcoming 25 years, the Amrit Kal that we talk about, leading India towards 100. And therefore the Gati Shakti guiding us for building infrastructure all across the country, being the focus and the continuity from last year on infra as an instrument. गोवा में आम आदमी पार्टी के कन्वेनर अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी के लिए 24 घंटों में एक हेलीपैड तैयार हो जाता है, लेकिन करीब में ही वाक़ आवाम के लिए एक बस स्टैंड खस्ता हालत में है, इसकी मरम्मत कई सालों से नहीं होती। साथ ही उन्होंने गोवा की आवाम से अपील की कि वो कांग्रेस को वोट ना दें, क्योंकि कांग्रेस को वोट देना बीजेपी को वोट देने जैसा है, क्योंकि कांग्रेस के एमएलएस को जीतने के बाद बीजेपी खरीद लेगी। प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं और ये देश का दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री इस देश का इस तरह से खुलेआम झूठ बोलता है। जब प्रधानमंत्री जी आए तो 24 घंटे में उनके लिए हेलीपैड बन गया, अच्छी बात है, बनना चाहिए, उसकी विरोध नहीं है हमें, लेकिन वहीं पे बगल में बस स्टैंड जो है वो 20 साल से जनता का बस स्टैंड नहीं बन रहा। तो हम गोवा के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो मैं बार बार कहता हूँ कि अगर सरकार की नीयत हो तो काम तो हो सकता है। लोग मेरे से पूछते हैं कैसे काम होगा, तो काम तो गोवा सरकार भी कर सकती है, लेकिन गोवा सरकार की प्रायोरिटी है कि वीआईपी लोगों के लिए केवल काम करती है। हम आज गोवा के लोगों को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारे लिए गोवा के लोग वीआईपी हैं। जितनी स्पीड से प्रधानमंत्री जी का हेलीपैड बना, उतनी स्पीड से आपकी सड़कें भी बनेंगी और उतनी स्पीड से आपका बस स्टैंड भी बनेगा और उतनी स्पीड से रविंद्र भवन भी बनेगा, सारे काम होंगे। कांग्रेस को वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना। पिछली बार 17 में से 15 एमएलए, आपने 17 एमएलए कांग्रेस के बनाए, जिसमें से 15 एमएलए छोड़ के चले गए। तो कांग्रेस को वोट देने से कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस को वोट देने कर आप अपना वोट बर्बाद मत कीजिए। अगर आप कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप बीजेपी को हराना चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। कांग्रेस को, एमजीपी को, इन पार्टियों को, जीएफपी को, इनको वोट देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये लोग तो जीतने के बाद सारे बीजेपी में चले जाते हैं। तो जो बीजेपी को हराना चाहते हैं, जो लोग जो बीजेपी की गवर्नेंस से परेशान है, जो बीजेपी की आइडियोलॉजी से परेशान है, जो लोग बीजेपी को नहीं चाहते, वो सब लोग एक साथ अपना वोट डिवाइड ना होने दे, सब लोग मिलके आम आदमी पार्टी को वोट करें। तो अगर आप ईमानदार सरकार चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को वोट दें। अगर आप करप्ट सरकार चाहते हैं तो इन पार्टियों को वोट दें। अगर आप गोवा का डेवलपमेंट चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी को वोट दें। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही चलता रहे सारा, तो इन पार्टियों को वोट दे सकते हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने यूपी इलेक्शन में अपनी इंतखाबी रैली के दौरान खाली पड़े 12 लाख सरकारी पोस्टों पर भर्ती का वादा किया। इसके अलावा किसानों का पूरा कर्जा माफ करने का भी प्रियंका गांधी ने ऐलान किया है। हम कह रहे हैं 20 लाख रोजगार देंगे, कैसे देंगे? हमने एक पूरा खाका तैयार किया है। 12 लाख रोजगार प्रदेश में खाली पड़े हैं, पद खाली हैं, सरकारी पद। जानते हैं आप क्या 5 सालों में इस सरकार को, भाजपा की सरकार को 12 लाख बेरोजगार नवयुवक नहीं मिले? मुझे तो यहां दिख रहे हैं हजारों। तो पद खाली है, नौजवान बेरोजगार है, पद क्यों नहीं भरे? क्योंकि नीयत साफ नहीं है। हम कह रहे हैं कि 12 लाख पद खाली पड़े हैं, सबसे पहले हम उन पदों को भरेंगे। उसके बाद 8 लाख रोजगार पैदा करने की योजना की है। हम कह रहे हैं तुम नौजवान हो, तुम अपना कुछ करना चाहते हो, छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हो, हम तुम्हें 1% ब्याज पे 5 लाख रुपए देंगे। हम कह रहे हैं आप किसान हैं, हम जानते हैं कितना संकट हुआ है, हम जानते हैं आप कितना संघर्ष कर रहे हैं, हम आपका पूरा कर्जा माफ करना चाहते हैं। ये खोखला वादा नहीं है। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, छत्तीसगढ़ के किसानों से पूछिए, सरकार ने शपथ ली और 3 घंटों के अंदर अंदर कर्जे माफ शुरू।
आपकी आवारा पशु की समस्या है, कोई इस समस्या को नहीं उठाता। हम कह रहे हैं हमने पूरी योजना बनाई है इसके लिए। छत्तीसगढ़ की सरकार ने करके दिखाया है। गोबर खरीद रही है सरकार 2 रुपए किलो में, समझ रहे हैं आप। उस गोबर को स्वयं सहायता समूह को दिया जाता है, वो वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं उस गोबर से। कोई सोच रही है सरकार कि इस समस्या को हम हल कैसे करें। पूरी योजना बनाई है किस तरह से समस्या हल होगी। यूपी के साबिक वजीर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने आज रामपुर में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए आवाम से बीजेपी को बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती बदअमनी जैसे मुद्दों को लेकर जवाब देने की अपील की। साथ ही उन्होंने अपने वालिद आजम खान के बारे में भी जानकारी दी। हिसाब लेना उस सिस्टम से जिसने तुम्हें बेरोजगार रखा, जिसने तुम्हें 2 वक्त की रोटी के लिए मजबूर बना दिया। हिसाब लेना उनसे जिन्होंने तुम्हारे बच्चों की तालीम छीनी, और एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी के 40 साल यहां के लोगों के लिए काम करने में गुजार दिया, वो इंसान आज एक 8 बाय 8 की कोठरी में बंद है। बंद है वो शख्स। हिसाब लेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, हिसाब लेना उस इंसान की आंख से गिरे हर आंसू का, हिसाब लेना उसके साथ हुए हर जुल्म का, हिसाब लेना अपने बच्चों के साथ हुए हर जुल्म का, हिसाब लेना। और याद रखो, मैंने उस दिन कहा था कि मैं और आप कभी बादशाह नहीं हो सकते, लेकिन आपके वोट के बगैर भी कोई बादशाह नहीं हो सकता। आज मौका है, अध्यक्ष जी यहां मौजूद हैं। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। बहुत शुक्रिया। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। जबरदस्ती वैक्सीनेशन और कोरोना पाबंदियों को खत्म करने का मुतालबा करते हुए कनाडा में ट्रक ड्राइवर्स का मुबैना फ्रीडम कॉन्वॉय जारी। कैनेडियन एहतजाजियों से मुतासर होकर अब फ्रांस में भी लोगों ने निकाला आजादी का काफिला। रूस की हाई लेवल 10 दिनों की जंगी मशकों का हुआ आगाज। मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी यूक्रेन की सरहद से करीब किए गए तैनात। यूक्रेन के अहलकारों ने की शदीद मजम्मत। खित्ते में बढ़ेगी मजीद कशीदगी। अमेरिका ने यूक्रेन को 80 टन हथियार भेजने के बाद किया ऐलान। कहा अगले 48 घंटों में रूस कर सकता है यूक्रेन पर हमला। कैफ में भी दाखिल हो जाएंगे रूसी फौजी। अमेरिकी शहरियों से फौरन यूक्रेन छोड़ देने की अपील भी की। हिजाब मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट के अबूरी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तलबा। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब में सुनवाई जल्द करने से फिर किया इनकार। कहा हाईकोर्ट के फैसले का करना चाहिए इंतजार। कर्नाटक में जारी हिजाब तनाज़े के दरमियान बायोटेक की को फाउंडर सुचित्रा एल्ला ने किया ट्वीट। कहा भाई बहन अक़लियती इदारों में पढ़ते थे, सभी को यूनिफॉर्म पहननी होती थी, किसी ने शिकायत नहीं की थी। और गोवा की आवाम से केजरीवाल ने की कांग्रेस को वोट ना देने की अपील। कहा कांग्रेस के एमएलएज आखिर में बीजेपी में हो जाएंगे शामिल। पीएम मोदी पर लगाया झूठ बोलने का इल्जाम। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीपीएन चैनल।